अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12, ये लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का, जिसमें हमने कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट और उसके कंट्रोल वगैरह को डिस्कस करना है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट को डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हार्ट चैम्बर्स हैं इनमें कार्डियक मसल्स मौजूद हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो अल्टरनेटिंग एक के बाद एक आने वाली अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशंस और कॉन्ट्रैक्शंस हैं हार्ट चैम्बर्स की, इसी को हम कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं। कार्डियक साइकिल को अगर सिंपल हम बात करें तो एक कार्डियक साइकिल में पहले ब्लड जो है वो दिल में हार्ट में दाखिल होगा और फिर हार्ट से वो ब्लड जो है वो बाहर पंप कर दिया जाएगा। तो हार्ट का फिल होना और फिर ब्लड का हार्ट से बाहर जाना, दैट इज़ वन कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल को हम एक हार्ट बीट भी कहते हैं। द वन हार्ट बीट इज़ वन कार्डियक साइकिल। अब किसी भी इंसान के लिए जो दिल का धड़कना है, जो हार्ट बीट है, उसका आगाज़ पैदाइश से, बर्थ से पहले ही हो जाता है। जब वो शख्स माँ के पेट में है बिफोर बर्थ, तभी से हार्ट जो बीट है वो शुरू हो जाती है, और ये टिल डेथ कंटिन्यूसली हार्ट आपका बीट करता रहता है एक रिदमिक वे में। तो इस दौरान कार्डियक साइकिल में हार्ट के साथ होता क्या है, किसी एक कार्डियक साइकिल में जैसे ऊपर बात की, पहले जो है वो ब्लड फिल होगा, जो ब्लड है वो दाखिल होगा हार्ट के अंदर। ये हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, जो ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं एट्रिया, वो एट्रिया ब्लड से फिल होंगे, और ब्लड की ये जो फिलिंग है ये पैसिव है, यानी एट्रिया जब रिलैक्स कर रहे हैं उनमें ब्लड जब फिल हो रहा है तो इस पे किसी तरह की एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, दैट्स वाई ये पैसिव फिलिंग है, पैसिव रिलैक्सेशन है। और ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, डिफरेंट तरह की जो वेन्स हैं वहाँ से ब्लड ये ऊपर वाले दोनों एट्रिया लेफ्ट और राइट में पहुँच पाए। जब एट्रिया फिल हो जाते हैं तो उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिव है। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शंस होती ही एक्टिव हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस में एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, और जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड जो है वो एक्टिवली प्रोपेल कर दिया जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पंप कर दिया जाएगा ऑन द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स। तो जो एक कार्डियक साइकिल है स्टूडेंट्स, नॉर्मली उस पर 0.7 से 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। एमसीक्यूज़ के लिए इसको मार्क कर लें। इसी तरह दो हार्ट बीट्स के दरमान जो है वो गैप है, मसल्स जो है हार्ट मसल रेस्ट करते हैं 0.1 से लेके 0.3 सेकंड्स के लिए। इसको भी आप एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें, अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मेजर जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है टॉपिक का, वो फेजेस ऑफ हार्ट बीट है। इससे पहले कि हम फेजेस की तरफ जाएं, दो टर्म्स को डिफ़ाइन करना और यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, और वो है, चूँकि कार्डियक साइकिल हार्ट बीट नाम ही कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस का है, तो हम पहले उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो आगाज़ ले रहे हैं सिस्टोल से। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शंस का नाम है। कोई भी हार्ट चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल का नाम देंगे। अब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको एट्रियल सिस्टोल कहेंगे, और जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल का नाम दिया जाएगा। फिर डायस्टोल की जहाँ तक बात है तो ये रिलैक्सेशन को कहते हैं। हार्ट मसल जब हार्ट मसल जब डायलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उनकी डायलेशन या रिलैक्सेशंस को डायस्टोल का नाम देते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही जो है वो रिलैक्सेशन शो करते हैं, डायस्टोल शो करते हैं। तो एट्रिया का जो डायस्टोल होगा वो एट्रियल डायस्टोल होगा। इसी तरह से वेंट्रिकल्स की जो रिलैक्सेशन है उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं सिस्टोल और डायस्टोल में कि कॉन्ट्रैक्शन कौन सी है, रिलैक्सेशन कौन सी है, तो एक आसान सी चीज़ है कि डायस्टोल में जो डाई है उसको आप डायलेशन के डाई के साथ लिंक कर दो। आपको ये याद रहेगा कि डायस्टोल डाई डायलेशन से, और अगर डायलेशन आपको याद है तो आप डायरेक्ट वर्ड डायलेशन इस्तेमाल करें, लेकिन आप डायलेशन अगर याद है तो आप रिलैक्सेशन का मीनिंग भी निकाल सकते हैं कि डायलेशन ही का तो दूसरा नाम जो है वो रिलैक्सेशन भी है। तो हार्ट जो चैम्बर्स हैं उनके डायलेट करना, रिलैक्स करना डायस्टोल है। अगर डायस्टोल डायलेशन है तो जो सिस्टोल है वो ऑटोमेटिकली फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस तरह आप इस कन्फ्यूजन से बच सकेंगे। अब हमने बारी बारी इन फेजेस को, हार्ट
कार्डियक साइकिल के हार्ट बीट के जो फेजेस हैं उनको डिस्कस करना है। और इन फेजेस में हमने 2-3 बुनियादी चीज़ें देखनी है कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और कौन से वाल्व्स ओपन है और कौन से वाल्व्स जो हैं वो उस दौरान जो है वो क्लोज हैं। साथ आप लिखना चाहें तो टाइम भी लिख सकते हैं, अगरचे वो फिगर में मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिगर बनाना है, शॉर्ट आ जाए तो फिगर से ही टाइम लेकर आप यहाँ पे अंडर द हेडिंग टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। तो एट्रियल डायस्टोल का जहाँ तक जिक्र है, ऊपर हमने डिफाइन किया स्टूडेंट्स के एट्रियल डायस्टोल क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया। तो दोनों एट्रिया एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं। एट्रिया जब रिलैक्स करेंगे तो एट्रिया ब्लड से फिल होंगे, ब्लड एट्रिया में इंटर होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि राइट एट्रियम फिल हो रहा है, तो नोट्स हो या आपकी बुक हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब पेपर में आपको लिखना पड़ जाए इस टॉपिक के ऊपर तो आप लेफ़्ट और राइट दोनों एट्रिया का जिक्र करें, बताएं दोनों में ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो पहले राइट ही को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से रिसीव करता है, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। इसके अलावा एक तीसरा पाइप जो है, तीसरी वेन जो है वो भी मौजूद है, दैट इज़ द कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट से वेन निकल कर राइट एट्रियम में दाखिल होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई किया था, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिए थे। जब ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो हार्ट के मसल से, हार्ट के जो सेल्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जो कोरोनरी साइनस है उसके ज़रिए दाखिल होता है। तो ये 3 चीज़ें। जहाँ तक लेफ़्ट एट्रियम का जिक्र है तो लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दाखिल होता है और वो पल्मोनरी वेन्स लेकर लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड को इंटर करवाती हैं। अब बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व का जिक्र करें तो कॉमन सी ये बात है कि खुद सोचो कि एट्रिया ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं, उन्होंने जब फिल होना है तो उस वक्त बाइकस्पड और ट्राइकस्पड अगर ओपन हो तो ब्लड ऊपर से दाखिल होगा और नीचे गिर जाएगा। एट्रिया फिर फिल ही कैसे होंगे? खुद देख लो ना, एक बर्तन है उस जिसमें नीचे सुराख है, तो ऊपर से आप कुछ चीज़ डालते जाओ और नीचे सुराख बंद ना हो तो ऊपर से आप डालोगे और वो नीचे से निकल जाएगा। एट्रिया में फिर ब्लड ठहरेगा कैसे? तो ज़रूरी है कि जब एट्रिया की फिलिंग शुरू हुई है उस दौरान जो है वो बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व जो हैं वो क्लोज्ड रहें। तो एट फर्स्ट बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व जो हैं ये क्लोज्ड ही होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एट्रिया में ब्लड की अमाउंट बढ़ती जाती है, डेफिनेटली एट्रिया में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो जब एट्रिया में ब्लड प्रेशर खासा ज़्यादा बढ़ जाता है, राइज कर जाता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अब देखो ना, कंपैरिजन हो जाएगा वेंट्रिकल्स में कि वेंट्रिकल्स के मुकाबले में एट्रिया में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। तो एट्रिया में जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ऊपर से नीचे की तरफ पुश लगेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ पुश लगाएगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा, जिसके नतीजे में जो बाइकस्पड्स और ट्राइकस्पड वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो शुरू में बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व्स जो हैं ये क्लोज्ड हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जब ब्लड प्रेशर एक हद तक बढ़ जाता है तो उसके बाद एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी टाइम, ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम कौन सा है? एट्रिया उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब ब्लड प्रेशर एट्रिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया और एट्रिया जो है वो प्रॉपरली फिल हो गए हैं। तो वहीं से कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया की इनिशिएट होती है और ऑटोमेटिकली हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में जो वाल्व्स हैं बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वो ओपन हो जाते हैं। यही चीज़ आगे दूसरे फेज में कंटिन्यू रहेगी। तो एट्रियल सिस्टोल है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एट्रिया। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। पहला फेज था एट्रियल डायस्टोल। एट्रिया डायस्टोल के नतीजे में ब्लड जो है वो दोनों एट्रिया में फिल हो गया। अब दोनों एट्रिया ने एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक साथ दोनों रिलैक्स हुए थे, एक साथ दोनों की फिलिंग हुई। अब दोनों एट्रिया एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाएगा। और जारी बात है एट्रिया से जो वेंट्रिकल्स में ब्लड का दाखिल होना है ये थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व्स, उन्हीं से गुजरता हुआ जो रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स हैं उनमें दाखिल होगा। क्योंकि जिस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में दाखिल हो रहा है, इस दौरान जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं ताकि पहले वो फिल हो जाएं। जब उनमें ब्लड दाखिल हो जाएगा तब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी ना, तो पहले जो है उनका रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल
जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं और ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में दाखिल हो रहा है। जहाँ तक वाल्व्स का जिक्र है तो जारी बात है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड ने दाखिल होना है तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स हैं वो तो ओपन होने चाहिए, लेकिन जो सेमीलूनर वाल्व्स हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए। क्यों कि वही लॉजिक जो ऊपर हमने डिस्कस की कि ऊपर से अगर ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में और नीचे वाले अगर भी पोर्स सुराख अगर ओपन है तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग कैसे होगी, ब्लड कैसे ठहरेगा वेंट्रिकल्स में। तो ज़रूरी है कि पहले थोड़ी देर के लिए वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो ठहरे और वेंट्रिकल्स पर जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो एक फोर्स के साथ ब्लड को आगे भेजा जा सके। आप ये भी सोच सकते हैं ना, ऊपर से ब्लड आ रहा है तो नीचे सीधा चलता जाए, हार्ट के अंदर ब्लड के रुकने की क्या ज़रूरत है। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड थोड़ी देर के लिए रुक रहा है वो इसलिए रुक रहा है कि हार्ट उस के ऊपर फोर्स लगाए, उसको पंप करे, और जब ब्लड पंप होगा तो फिर वो स्पीड के साथ आगे पहुंचेगा और पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा। तो अब रुकेगा हार्ट के अंदर ब्लड तो हार्ट उसके ऊपर पंपिंग फोर्स लगाएगा ना, तो रुकने के लिए ज़रूरी है वेंट्रिकल्स में ब्लड के रुकने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर से वाले वाल्व्स बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो और नीचे वाले जो सेमीलूनर वाल्व्स हैं वो क्लोज्ड हों। तीसरे नंबर पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, क्योंकि भाई वेंट्रिकल्स ब्लड से अब फिल हो चुके हैं तो अब उनकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स जो हैं वो फिल होते हैं ब्लड से वो फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो रहे होते हैं ना तो वेंट्रिकल्स में चूँकि ब्लड फिल हो रहा होता है तो ब्लड की अमाउंट बढ़ रही है वेंट्रिकल्स में, ब्लड का प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स में राइज कर जाता है। अब वेंट्रिकल्स में ये जो ब्लड का प्रेशर राइज हुआ है ना वेंट्रिकल्स में, ये दो काम करेगा, एक ऊपर वाले वाल्व्स को बंद करेगा और नीचे वाले वाल्व्स को ओपन करेगा या ओपनिंग में अपना रोल प्ले करेगा। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होने से ब्लड का प्रेशर राइज किया, और जो राइज्ड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स है वो दो कामों में अपना रोल प्ले करता है। एक तो वो ऊपर वाले वाल्व्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व्स को क्लोज करेगा ताकि जो है वो ब्लड वापस एट्रिया में दाखिल ना हो, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो ब्लड नीचे जाना चाहिए ना कि ऊपर एट्रिया में। तो एट्रिया में ब्लड को रोकने के लिए जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं उनका क्लोज करना जो है वो ज़रूरी है। यही जो प्रेशर की फोर्सेस हैं, ब्लड प्रेशर है, ये साथ ही सेमी लूनर जो वाल्व्स हैं उनके ओपन होने में अपना रोल प्ले करता है। सेमी लूनर वाल्व्स एक एओर्टा के साथ और एक पल्मोनरी आर्टरी के साथ, तो दोनों ही सेमी लूनर वाल्व्स जो हैं उनकी ओपनिंग में ये जो ब्लड प्रेशर है वो अपना रोल प्ले करता है। जैसे ऊपर आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल्स का ऊपर वाले वाल्व्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग में अपना रोल प्ले करेगा और नीचे वाले सेमीलूनर वाल्व्स की ओपनिंग में भी अपना रोल प्ले करेगा। अब इस फेज में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो हैं वो क्लोज रहेंगे और जो सेमीलूनर वाल्व्स हैं ओपन रहेंगे ताकि ब्लड वेंट्रिकल से आगे बॉडी की तरफ जो है वो भेजा जा सके। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर ली और ब्लड आगे चला गया, अब वेंट्रिकल ने जो है वो रिलैक्स करना है। तो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करेंगे तो उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहेंगे। ये जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है, डायस्टोल है, इसमें आगाज़ किस तरह से होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद है। अब आप खुद सोचो, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कहाँ से आ गया, क्योंकि इससे पहले एक फेज हो चुका है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उन्होंने ब्लड पुश कर दिया है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज़ में। तो जब ब्लड पंप हुआ है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज़ में तो डेफिनेटली एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, राइज करेगा। अब ये जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर है, ये कोशिश करता है कि ब्लड को वापस भेजा जा सके, ब्लड को पुश बैक किया जा सके, वेंट्रिकल्स की तरफ भेजा जा सके। ये नहीं हम कह रहे कि ब्लड चला जाता है, टेंस टू फोर्स, यानी ये जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर है ये कोशिश करता है कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में जाए, लेकिन इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यही हाई ब्लड प्रेशर खुद ही एक काम कर देता है। और वो काम क्या है, इसी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में जो सेमीलूनर वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही सेमीलूनर वाल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं तो जो
एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनसे वापस वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता, और इस तरह से हम कहते हैं कि जो बैक फ्लो है वो प्रिवेंट हुआ। यानी चाहता तो ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहता तो ये है कि ब्लड जो है वो किधर जाए, वापस वेंट्रिकल्स में, लेकिन उससे पहले ही इसी हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और ब्लड का जो बैक फ्लो है वो नहीं हो पाता। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में स्टूडेंट्स जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, याद रखिएगा कि ये ओपन रहते हैं, लेकिन जो एओर्टिक सेमिलूनर वाल्व और पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व है ये क्लोज रहते हैं, जैसे ऊपर डिस्कस किया हमने। अब फिगर की तरफ आ जाते हैं और टाइम को ज़रा आप नोट कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। तो पहला फेज़ जो है कि हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा। अगर पूरे हार्ट की रिलैक्सेशन की बात करें ना, तो इसको कार्डियक डायस्टोल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे हार्ट के रिलैक्स होने की बात हो रही है, तो टर्म जो है वो फिर कार्डियक इस्तेमाल हो जाएगी। पूरा हार्ट अगर आप रेफ़र करोगे कि रिलैक्स हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड कार्डियक डायस्टोल, और इस पे जो टाइम लग रहा है वो 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में दाखिल होगा। तो वेंट्रिकल्स के बहुत दूर तो नहीं है, साथ ही है, इसलिए जो एट्रियल सिस्टोल है इस पर कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 0.1 सेकंड में ही जो एट्रिया है वो अपने ब्लड ट्रांसफ़र कर देते हैं वेंट्रिकल्स को। उसके बाद वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पे 0.3 सेकंड्स का टाइम लगता है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टोटल अगर आप बात करें, इसको ऐड करें 0.1, 0.3 और 0.4 को, तो ये 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है, 0.8 सेकंड्स। तो ये एक ऑन एवरेज एक जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड उस पर टाइम लगता है। ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी हैं, इसलिए ऊपर जब हम इंट्रो में डिस्कस कर रहे तो हमने कहा था 0.7 से 0.8 सेकंड का टाइम इस पे लग जाता है। अब अगर आप हार्ट बीट निकालना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि एक मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड्स में कितने कार्डियक साइकिल्स होंगे, कितनी हार्ट बीट्स होंगी, तो बड़ा आसान है इनको निकालना कि टोटल टाइम आपके पास कितना है। एक मिनट आप ले रहे हो तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो आप टोटल टाइम को डिवाइड कर दो एक की वैल्यू से। एक जो साइकिल है उसकी वैल्यू 0.8 है, तो आप 60 सेकंड्स को 0.8 से डिवाइड कर दो, तो इसका जो आंसर है वो 75 आएगा। तो 75 हार्ट बीट्स जो है वो पर मिनट जो है मौजूद है। तो इस तरह से आप 60 को टोटल टाइम को एक की वैल्यू से डिवाइड करके हार्ट बीट्स कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का उसको सीखना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।